तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कैप रोबोटिक्स के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर। मैं हूं डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव और आज का जो टॉपिक है बेसिकली ये टॉपिक मैथमेटिक्स से लिया गया है और जेई मेंस के पर्सपेक्ट का ही हम बात करें। एडवांस पे अभी नहीं जाते हैं, एडवांस में इसमें बहुत कुछ एडअप होगा जब एडवांस बनेगा। तो ये क्वेश्चन बेसिकली मुझे बिहार से पूछा गया है, सासाराम से, और दो बच्चों का क्वेश्चन जो था वो मैंने इसको कोलेट कर दिया, उसको एक क्यूमुलेटिव तरीके से उसको बताने की कोशिश की है। और एग्जैक्टली ये क्वेश्चन उनका नहीं था, इस क्वेश्चन से मिले जुले क्वेश्चंस थे, तो मैंने उसको उस कॉन्सेप्ट को दो तीन कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके क्वेश्चंस ऐसे सेलेक्ट किए जिससे कि वो दोनों कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर निहित हो जाएं और एक और भी क्वेश्चन इसके साथ साथ सॉल्व हो पाए। तो बेसिकली जो मेरा मोटो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवरेज करना है विद मिनिमम क्वेश्चंस को अप्लाई किए हुए, मतलब क्वेश्चंस के नंबर मिनिमम हो और कॉन्सेप्ट उसमें मैक्सिमम कवर अप हो जाए। तो इसी उद्देश्य के साथ उनके कॉन्सेप्ट्स जो उनके डाउट्स थे उनको इन क्वेश्चंस में समराइज कर लिया है और कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स ऐड अप कर लिए हैं जिससे कि ये क्वेश्चन जो है उन कॉन्सेप्ट्स के अलावा भी बच्चा बेनिफिटेड हो सके नए क्वेश्चन या नए क्वेश्चंस के पद्धति के तरफ। ठीक है, तो बहुत देर न करते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। दो क्वेश्चंस हैं और दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड देखते हैं, सबसे पहले मैं अपने लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं, तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, तो लेट θ1, θ2, θ10 तक बी ए पॉजिटिव वैल्यूड एंगल्स इन रेडियंस सच दैट θ1 प्लस θ2 से लेकर θ10 तक इक्वल टू 2 पाई। तो ये जो स्टेटमेंट है θ1 प्लस θ2 से लेकर 2 पाई तक, ये स्टेटमेंट क्या दिखा रही है? स्टेटमेंट शो कर रहा है कि ये जो पूरा जो सर्किल होगा वो इन इतने एंगल्स में कवर अप हो चुका है, क्योंकि हम जानते हैं 2 पाई का मतलब क्या होता है, होल ऑफ द एंगल। ये पूरा सर्किल जो है वो 2 पाई एंगल से बना हुआ है। 2 पाई को हम क्या कहते हैं? 360 डिग्री भी कहते हैं। ठीक है, तो 2 पाई को हम 360 डिग्री भी कहते हैं और ये होल सर्किल जो है वो हमारा 360 डिग्री का है और इसमें लिखा है सारे एंगल्स का सम भी 360 डिग्री बराबर है। इसका मतलब क्या है कि हमने होल सर्किल को या पूरा जो हमारी एक्सिस है वो कवर कर रखा है 10 पार्ट में और 10 पार्ट का सम जो है वो 2 पाई 360 डिग्री आ रहा है। θ1 से लेकर θ10 तक पूरा ये कवर कर लेगा इस पूरे सर्किल को। ठीक है, दिस इज द थिंग। नेक्स्ट क्या कहा गया है, द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर डिफाइंड एज z1 इज इक्वल टू e की पावर θ1। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 e पावर θ1 डिफाइन कर दिया गया e पावर i θ1। दूसरा से लेकर 10वां तक का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी इक्वेशन दी हुई है zk इज इक्वल टू zk माइनस 1 e की पावर i θk। ठीक है, मतलब पहला आपने डिफाइन कर दिया, बाकी सबके आपने एक जनरल डेफिनेशन बना दी इक्वेशन के फॉर्म में। वेयर i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस 1, हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है तो i रूट माइनस 1 होगा। कंसीडर द स्टेटमेंट पी एंड क्यू, और पी एंड क्यू की डेफिनेशन दी है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, पी एंड क्यू की डेफिनेशन जो है वो प्रोवाइडेड है। तो p क्या है, मॉड z2 माइनस z1 प्लस मॉड z3 माइनस z2 प्लस एंड सो ऑन मॉड z10 माइनस z9 प्लस मॉड z1 माइनस z10 इज लेस देन 2 पाई। Q है स्क्वायर z2 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर मॉड प्लस मॉड z3 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन मॉड z10 स्क्वायर माइनस z9 स्क्वायर प्लस मॉड z1 स्क्वायर माइनस z10 स्क्वायर इज लेस देन 4 पाई। ये दो स्टेटमेंट्स हमारे पास पी और क्यू के टर्म्स में, पी और क्यू के नाम से इन टर्म्स को दिया गया। अब हमसे क्या पूछा गया है कि 4 ऑप्शंस हैं, आइदर P ट्रू है, Q फॉल्स है, Q ट्रू है, P फॉल्स है, दोनों ही ट्रू है या दोनों ही फॉल्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको मैंने बिल्कुल ड्रॉ कर लिया है। थोड़ा सा इसमें 2 चीजों पे ध्यान रखिए। पहला तो ये पूरा सर्किल जो है वो थीटा एंगल कवर 1 से लेकर 10 तक के इंडेक्सेस थीटा के कवर कर रहे हैं। दूसरा z1 और zk की इक्वेशंस, तो z1 क्या है e पर i θ1 और फिर z2 जो है हो जाएगा z1 e पर i θ2, z3 हो जाएगा z2 इंटू e पर i θ3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो पहले को छोड़ के बाकी जितने भी हैं उनमें इंटेक जो है वो पुराना वाला है। मतलब
आप देखेंगे Z2 के कैलकुलेशन में Z1 एज अ बेस आएगा, Z3 के कैलकुलेशन में Z2 एज अ बेस आएगा, एंड सो ऑन, इसी तरह। ठीक है, तो मैंने इसका सर्किल ड्रॉ कर लिया है। सर्किल ड्रॉ करना काफी इजी है, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। रीजन क्या है कि चूंकि Z2 कैलकुलेशन में Z1 एज अ बेस लिया गया है, तो θ2 एंगल जो मेजर होगा वो Z1 एज अ बेस लेकर मेजर होगा Z2 के लिए। Z3 का जो मेजर होगा वो Z2 एज अ बेस लेके मेजर होगा, θ3 एंगल Z2 के बेस पर आधारित होगा, क्योंकि Z3 के कैलकुलेशन में Z2 एज अ बेस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ड्रॉ करना बेहद जरूरी है। जब तक आप इसको ड्रॉ नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं। तो ये तो फिगर ड्रॉ की बात हो गई। दूसरी बात ध्यान देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से अगर हम देखें तो हमें बहुत कुछ चीजें ऐसे ही पता चल जा रही हैं। Z2 माइनस Z1 की बात जिक्र किया गया है, तो Z2 माइनस Z1 क्या होगी, अगर इस चीज को मैंने जो है इस चीज को थोड़ा सा और बाइफरकेट या मैग्नीफाई करके दिखा दिया यहाँ पर, तो अगर mod Z2 माइनस Z1 एक्चुअल में क्या होगा, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। अगर हम Z1 वाले पॉइंट को A मान लें, Z2 वाले पॉइंट को B मान लें, तो Z2 माइनस Z1 जो होगा वो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AB हो जाएगा, जो कि आर्क सेगमेंट से AB के आर्क सेगमेंट से हमेशा कम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं mod Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लाइन AB दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क AB। जो आर्क AB जो होगी उसकी लेंथ जो है या उसका पैरामीटर कहें वो हमेशा AB लाइन सेगमेंट से ज्यादा होगा। और तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है, खूबसूरती क्या है, इस क्वेश्चन की खूबसूरती यह है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में अगर आप मॉड के कैलकुलेशंस को जानते हैं, एक्चुअल में हम आपको थोड़ा सा इंजीनियरिंग पर्सपेक्ट का ये बताएं कि एक्चुअल में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली हमारे लिए यूज में आते हैं इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशंस में, जहां पोल जीरो का कॉन्सेप्ट होता है। पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स निकाले जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस निकाले जाते हैं किसी सिस्टम का बिहेवियर एनालाइज करने के लिए। और ये क्यों निकाला जाता है, क्योंकि हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालने होते हैं। बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन का पर्पस होता है कि कितने आउटपुट पर कितना इनपुट मैच किया। ये इंजीनियरिंग साइंस की बात है, लेकिन चूंकि अभी कॉम्पिटिटिव लेवल की बात है इसीलिए सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा के हम छोड़ देते हैं। तो बेसिकली इसका यूज ये है। तो बेसिकली Z2 माइनस Z1 मॉड जो होता है वो लेंथ ऑफ लाइन AB हो गया, जो कि हमेशा आर्क लेंथ AB से कम ही होगी। तो ये छोटा सा चीज है, ये इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। तो क्वेश्चन भले देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन बस इसी बात पर निर्भर करता है। तो हम जानते हैं कि हमेशा मॉड Z2 माइनस Z1 उसके आर्क लेंथ से हमेशा छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो यहीं पर इसी चीज को हमने सम करेंगे, तो Z2 माइनस Z1 प्लस Z3 माइनस Z2 ऐसे ही हर एक के लिए होगा। तो ये जो आर्क है ये कॉन्स्टिट्यूट फाइनली क्या कॉन्स्टिट्यूट कर देगी, पूरा एंगल, पूरा सर्किल कॉन्स्टिट्यूट कर देगी, जिसका एंगल जो होगा वो 2π बनाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा है कि लेस देन सम ऑफ द आर्क्स दैट इज लेस देन 2π, क्योंकि कितनों को कवर कर रही है, पूरा 360 डिग्री को कवर कर रही है, इसलिए 2π से ये सम छोटा हो जाएगा। तो 2π, तो पहला क्वेश्चन तो हमारा इसी चीज से सॉल्व हो गया कि 2π से ये लेंथ छोटी हो जा रही है, जो कि पूछा गया था। दैट इज स्टेटमेंट P इज एब्सोल्युटली ट्रू। इससे क्लियर हो गया कि हमारा P वाला जो कॉन्सेप्ट है या P स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसके बाद देख लीजिएगा ये इतना सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से आपका P वाला पोर्शन सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दूसरी बात आते हैं फिर सेकंड पे, जब स्क्वायर पूछा गया है, तो मॉड के अंदर स्क्वायर पूछा गया है, तो हम अपनी दो लेमास का यूज कर लेते हैं। मैंने इसका सिंप्लीफाइड वर्जन लिखा भी है यहाँ पर, कि हम जानते हैं इस ये वाला वर्जन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, मॉड A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड A प्लस B इंटू मॉड A माइनस B। सिंपल A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस B इंटू A माइनस B। तो मॉड के केस में इस तरह से ये चीज हो जाती है। ठीक है, अब इसी चीज को अगर हम यूज करें अपने, चूंकि Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर का हमारा पास टर्म था, हमने तोड़ दिया, तो Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर क्या होगा, मॉड Z2 प्लस Z1 इंटू मॉड Z2 माइनस Z1। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ तक बहुत चीजें क्लियर नहीं हुई, तो हमने इसको थोड़े एक स्क्वायर पार्ट से, एक क्वाड्रेटिक पार्ट से उसको लीनियर पार्ट में लिया है। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा डिफाइन ये भी करना पड़ेगा। यहाँ पे हम गौर से देखें तो हम पहले वाले स्टेटमेंट जो हमने क्या निकाल लिया है, Z2 माइनस Z1, Z3 माइनस Z2 निगेटिव टर्म्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उनकी वैल्यू कि अप्रॉक्स किसके बराबर होगी। अभी पॉजिटिव टर्म की वैल्यू के बारे में हमें नहीं पता है, तो पॉजिटिव टर्म के वैल्यू में एक लेमा हम मॉड की और यूज करेंगे। ये लेमा होती है मॉड A प्लस B इज ऑलवेज लेस देन मॉड A प्लस मॉड B। ठीक है, ये सब हम अपने अर्थमेटिक्स में पहले से पढ़ के आए हुए हैं।
तो अगर हम मॉड ए प्लस बी लेस देन ऑलवेज लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी, इसका प्रूफ भी है वहां पर, तो आप इसको यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो अगर इसको जल्दी से यूज कर लेते हैं तो Z2 प्लस Z1 इज ऑलवेज लेस देन Z2 प्लस मॉड Z1, इस वाली लेमा से ये चीज क्लियर हो गई, यहाँ पर ये चीज हमारी आ गई। अब लेकिन इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू पता नहीं है, तो जरा हम इसके डालते हैं कि आखिर Z2 और Z1 है क्या चीज। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, एक्चुअल में Z1 और Z2 e की पावर i थीटा 1 या e की पावर i थीटा के फॉर्मेट में है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर, थोड़ा सा इसमें हम इंजीनियरिंग साइंसेस की तरफ बढ़ेंगे। जो e की पावर i थीटा होता है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म में बहुत ज्यादा यूज आता है, इमेज प्रोसेसिंग में, ठीक है। इंजीनियरिंग साइंस की बात मैं बता रहा हूँ, कैसे क्यों ये पूछा जा रहा है IIT या JEE लेवल में, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इंजीनियर बनना है, ठीक है। और इंजीनियरिंग साइंस में एक सब्जेक्ट होता है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। तो इमेज प्रोसेसिंग में जो ये टर्म जो लिखा ना e की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर i थीटा, ये टर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म को सिग्निफाई करता है, या फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है ये। और इसका जो इसको हम e पावर i थीटा जब खोलते हैं तो cos थीटा प्लस i sin थीटा की वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग साइंस का पार्ट है। तो इसको लेकिन आपको अपने इस लेवल तक ये चीज पता होनी चाहिए, e की पावर i थीटा जो होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है। मॉड z की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसका हम रियल पार्ट लेंगे, तो रियल पार्ट e पावर i थीटा क्या होगा, cos थीटा, दिस विल बी द रियल पार्ट। तो cos थीटा इसका रियल पार्ट होगा। और cos थीटा की मैक्सिमम, cos थीटा या sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो हद से हद तक किसी भी फॉर्मेट में जो Z2 प्लस Z1 की वैल्यू 1 प्लस 1 से ज्यादा नहीं हो पाएगी, मतलब 2 से ज्यादा इनकी वैल्यू नहीं हो सकती, इनकी मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है। बस यहीं पर इस चीज का एक क्वेश्चन जेईई में से क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि बस डिडक्शन इसी चीज में लेना है। अगर ये चीज डिड्यूस कर लिया आपने तो यहाँ पर हमारा काम आ सकता है, और ये चीज डिड्यूस तभी होगी जब उसका आपको इसकी वैल्यू पता होगी एक्चुअल में, ठीक है। इंजीनियरिंग साइंसेज में बहुत यूज होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म में। तो बात करते हैं अब सिंपल, अब कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन 2 है तो ऑब्वियस ही बात है इस दोनों साइड में। अब हमारे पास टर्म क्या आया कि दोनों साइड में Z2 माइनस Z1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा बेसिक क्वेश्चन क्या थी, Z2 प्लस मॉड Z2 प्लस Z1 विल बी लेस देन 2। दोनों साइड Z2 माइनस Z1 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो मॉड Z2 माइनस Z1 इंटू मॉड Z1 प्लस Z2 लेस देन 2 मॉड Z2 माइनस Z1। दोनों साइड पे हमने Z2 माइनस Z1 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया है मॉड Z2 माइनस Z1 का, क्योंकि हमें फाइनली निकालना क्या है वैल्यू, Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइनली निकालनी है। तो ये जो कि जब ये दोनों मिल जाएंगे तो जब ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि पहले हमने तोड़ा ही था उस फॉर्म में। तो Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर, इसी तरह सारे हमने जोड़ देंगे तो वो लेस देन आ जाएगा 2 इंटू Z2 माइनस Z1 प्लस Z3 माइनस Z2, और इन सब की वैल्यू हमारे पी स्टेटमेंट में लेस देन 2 पाई दी हुई है, तो हमने वही चीज यहाँ रख दी। तो लेस देन 2 इंटू 2 पाई दैट इज लेस देन 4 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे लेस देन 4 पाई आ गया, तो ये हमारा सेकंड वाला जो ऑप्शन था क्यू का स्टेटमेंट था वो लेस देन 4 पाई वाला, वो भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हो सकता है कि पहली बार में आपको ये चीज क्लियर ना हो, ठीक है, थोड़ा समस्या आए, तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे तो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इतना इसमें इन फर्स्ट क्वेश्चन में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको मॉड Z2 माइनस Z1 का फिजिकल सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, दूसरा e पावर i थीटा का सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, किस तरह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर को पे डिसॉल्व होता है, ठीक है। मैंने फिर कहा फोरियर ट्रांसफॉर्म में बहुत यूज होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म का ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है। चलिए, तो ये क्वेश्चन तो इस तरह सॉल्व हो गया। अभी मैंने बताया ये क्वेश्चन जो है जेईई एडवांस लेवल का नहीं है, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली ऑफ जेईई मेंस लेवल, ठीक है। एडवांस लेवल में भी और भी कुछ जोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं आगे की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द रीजन, ये रीजन दिया है, एक मैथमेटिकली फॉर्म में रीजन दिया है R ब्रैकेट में x, y बिलोंग्स टू R क्रॉस R such that x is greater than equals to 0 and y square is less than equals to 4 minus x। ये रीजन है। एक्चुअल में मैथमेटिक्स में रीजन जो है वो डोमेन और रेंज के टर्म्स में निकाला जाता है, तो उसी तरह से डोमेन और रेंज को सिग्निफाई किया गया है। खैर आगे बढ़ते हैं, इसमें कंफ्यूज ना करिए, ये चीज कभी कभी क्वेश्चंस की जो वर्डिंग है वो इस तरह से दी जाती है कि बच्चे को लगे कि बहुत टफ चीज ये चीज आ रही है, कुछ नई चीज है इसमें, लेकिन जब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो देखेंगे रिजॉल्व होता चला जाएगा क्वेश्चन। Let F be the family of all circles that are contained in R in this region and have centers on the x-axis। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस रीजन में जितने भी सर्कल्स हैं उनका सेंटर x एक्सिस पे है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा, ठीक है। Let C be the circle that has the largest radius among the circles in F। Let alpha comma beta be a point where the circle C meets the curve y square is equals to 4 minus x। सी वो सर्किल है जिसका रेडियस मैक्सिमम है, कहने का तात्पर्य है।
और ये सर्किल जो है वो कर्व वाई स्क्वायर इसका 4 माइनस एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है किस पॉइंट पर, अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट पर। यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये सर्किल का रेडियस जो है वो अपने वो सर्किल सी वो सर्किल है जिसका रेडियस मैक्सिमम है, पहली वो बात। सेकंड थिंग है कि जिस कर्व को काट रहा है वो वाई स्क्वायर 4 माइनस एक्स है। तो ये जो आपका ग्राफ होगा किसका होगा, अगर हम थोड़ा सा ध्यान लगाएं, वाई स्क्वायर 4ax वाला कॉन्सेप्ट अगर हम लगाएंगे, वाई स्क्वायर 4x प्लस सी जो भी आप लगाएंगे तो पैराबोला निकल के आएगा। तो वाई स्क्वायर 4x एक पैराबोला होता था, बस ये इन्वर्टेड पैराबोला है, ठीक है। वाई स्क्वायर 4x का पैराबोला का जो कर्व होता था कुछ इस तरह से होता था, ठीक है। यहाँ वाई स्क्वायर 4 माइनस एक्स जो माइनस में है तो इसलिए एक्स एक्सिस रिवर्ट हो जाएगी। तो ये मैंने एक एक्सपेक्टेड जो है वो एक ग्राफ कर्व बना रखा है जिसको ये क्वेश्चन को थोड़ा बहुत क्लियर करेगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो अब बात करते हैं, क्वेश्चन 2 बात कह रहा है कि सर्किल सी है, सर्किल सी का वो सर्किल है जिसका रेडियस मैक्सिमम है और जो पैराबोला वाई स्क्वायर 4 माइनस एक्स कट कर रहा है एक्स पॉइंट अल्फा बीटा पे। दो चीजें निकालनी है, पहला है रेडियस ऑफ सर्किल सी एंड वैल्यू ऑफ अल्फा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है जहां पे इंटरसेक्ट हुआ हो वो सर्किल सी पैराबोला से। स्टार्ट करते हैं हम। अगर इसको बेसिक हमने यहाँ पे देखे, आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ लिख रखा हुआ है अपनी बेसिक लेमा, इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसका सेंटर ए कॉमा बी है और रेडियस आर है, उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पे आर रेडियस है और ए बी सेंटर कोऑर्डिनेट्स है, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक्स एक्सिस पर ही सारे सेंटर लाई कर रहे हैं इस फैमिली के, फैमिली ऑफ सर्किल्स के, इसीलिए हमने लेट माना है कि जो सर्किल का सेंटर है वो ए कॉमा 0 है, एक आर्बिट्रेरी सर्किल मान लिया। वाई कोऑर्डिनेट 0 क्यों माना है कि सारे सेंटर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला से हमने निकाल लिया, अगर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हमारे सर्किल की बेसिक इक्वेशन निकल के आ जाएगी। अब बात करते हैं आगे कैसे बढ़ेंगे। सेकंड, हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये सर्किल इंटरसेक्ट कर रहा है पैराबोला वाई स्क्वायर 4 माइनस एक्स से किसी पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा पर। तो इंटरसेक्ट करने के बाद कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के, इसके लिए हम अपने बचपन से करते आए हैं ये चीज कि हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक की वैल्यू दूसरे में रख देते हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल आता है। वही चीज हमने यहाँ भी की। तो वाई स्क्वायर 4 माइनस एक्स था, तो उठा के इस पे वैल्यू वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दी, सॉल्व कर लिया, एक इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंस, ये आगे फर्दर भी काम आएगी। अब इस इक्वेशन में जब हम इसको इस तरह से बना लेंगे तो देखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इक्वेशन ये आ गई। तो इसको हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हम कहते थे रियल रूट्स के लिए डी जो डिस्क्रिमिनेंट होता था वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था, इक्वल टू 0 कर देते थे कभी मैक्सिमम मिनिमा निकालना हो या डिस्क्रिमिनेंट किसी रियल वैल्यू ऑफ रूट्स के लिए निकालना हो। तो यहाँ पर भी हमने ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 कर दी, बी स्क्वायर बी ये हो जाएगा, ए ये है, सी ये है। जब किया तो इक्वेशन रिड्यूस हो गई इस फॉर्मेट में। अब ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ दो टर्म है, आर है और ए है। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि हम जानते हैं कि रेडियस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। इसमें लिखा है सी वो सर्किल है जिसका रेडियस मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम की कंडीशन में जो ए को हम आर से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि रेडियस की मैक्सिमम वैल्यू ए होगी अगर हम सर्किल सी विद सेंटर ए कॉमा 0 मान रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियस विल बी ए, क्योंकि इसी सर्किल सी को हम मान रहे हैं मैक्सिमम रेडियस का था। तो आर को ए से या ए को आर से यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए। हमने ए को आर से रिप्लेस किया और जो वैल्यू आर की अब आएगी वो आर की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो आर की मैक्सिमम वैल्यू इससे निकाल ली। बेसिक अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिससे हम सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर लिया। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, तो ये दो टर्म में फैक्टराइज हो गया, 2r प्लस 5 2r माइनस 3, आर की वैल्यू पहली आ गई -5/2, दूसरी आ गई पॉजिटिव 3/2। निगेटिव वैल्यू को हम छोड़ देंगे क्योंकि ज्यादातर जितने भी आपने अपने जो पैराबोला देखा है वो हमेशा पॉजिटिव साइड एक्स का है, तो इसीलिए हम निगेटिव वैल्यू छोड़ देंगे। आर की वैल्यू 3/2 ले ली हमने, जो कि ए की वैल्यू भी होगी क्योंकि मैक्सिमम सर्किल की हम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम रेडियस सर्किल की बात कर रहे हैं। जब आर की वैल्यू या ए की वैल्यू 3/2 हम पुट करेंगे किसमें, किसी भी इक्वेशन में, तो पहली बात तो यहाँ पे वो तो तब की बात है जब हम अल्फा निकालने की बात कर रहे हैं। यहाँ आर की वैल्यू 3/2 या ए की वैल्यू 3/2 आ गई, इसका मतलब रेडियस ऑफ दैट सर्किल दैट हैज द मैक्सिमम रेडियस, उसकी वैल्यू कितनी होगी 3/2 रेडियस की। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। फर्स्ट रेडियस ऑफ सर्किल सी विल बी 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा क्या है, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट है उस सर्किल का जो सर्किल की रेडियस मैक्सिमम है। अब बात करते हैं वापस इसी पे आते हैं, ए की वैल्यू हम 3/2 रख देंगे क्योंकि आर और ए 2-3 टर्म है यहाँ पर, एक वैल्यू यहाँ पर ए भी है, एक वैल्यू यहाँ पे आर भी है। दोनों ही की जगह हम आर और ए दोनों की वैल्यू हम 3/2 रख देंगे। तो यहाँ पर हमें एक एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू अल्फा की होगी, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है, तो बीटा वाई कोऑर्डिनेट है, अल्फा एक्स कोऑर्डिनेट है। यहाँ अल्फा की वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो अल्फा की वैल्यू होगी।
तो हम इसको जब इस पे रखेंगे इस इक्वेशन में a और r दोनों की वैल्यू 3/2, तो ये इक्वेशन जो है सॉर्ट आउट हो जाएगी x² - 4x + 4 = 0 के फॉर्म में। ये आ जाएगी, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, x² बेस बसी चाहे भास्कराचार्य मेथड से सॉल्व करें और चाहे हम इसके फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करें, जैसा भी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो जो x की वैल्यू आएगी वो अल्फा की वैल्यू जो कि 2 निकल के आ रही है। तो इन क्वेश्चंस को हम अगर सिलसिलेबद्ध तरीके से देखें तो क्वेश्चंस टफ नहीं है। क्वेश्चंस को मैं दोबारा इसको एक बार फोकस कैमरे का कर दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी में इसको मैंने समझा दिया है, लेकिन आशा करता हूँ कि आप लोग जो है थोड़ा सा इसको देख लीजिए एक बार, और देखने के बाद जो है जब सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो ये इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको इजी तरीके से निकलते चले आएंगे। और फिर मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस ये जो आप मैं सॉल्व करा रहा हूँ, मेरे पास तो एक लिमिटेड टाइम और लिमिटेड स्पेस या हम कहें लिमिटेड मेमोरी रहती है मेरे पास, लेकिन आपके पास कॉपी में अथाह मेमोरी, अथाह लिखने का स्पेस भी है, मेमोरी ग्रास्प करने के लिए भी है, रियल टाइम चीज है। तो ऑनलाइन चीजों का फायदा उठाएं आप, लेकिन ऑनलाइन को बस जल्दी पकने वाले खिचड़ी की तरह ना खाएं कि उन्होंने जल्दी बता दिया, फैकल्टी ने जल्दी से इसको मेंशन कर दिया तो आप भी इसको इतनी जल्दी सॉल्व आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास जो टाइम कांस्टेंट रहता है, स्पेस कांस्टेंट रहता है, तो हम उसकी बेसिक टेक्निक्स, बेसिक टैक्टिक्स बता सकते हैं आपको। सॉल्व जो है आपको अपने आप करना पड़ेगा, और बेहतर है कि अपने आप धीरे धीरे इसको सॉल्व करें। क्वेश्चंस जो है वो बेसिकली जेई अभी मेंस लेवल के मैं कहूंगा, एडवांस लेवल में थोड़ा सा एडवांस की बारी आएगी तो और भी अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा और अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये मेंस लेवल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मुझे लगता है कि आपको अपने प्रैक्टिस करना चाहिए। यहाँ समझाने में हो सकता है माइट बी पॉसिबल कि कुछ लोगों को समझ में आया हो, कुछ लोगों को ना आया हो, कुछ प्रॉब्लम हुई हो, लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है। ऐसा है नहीं, जब आप वीडियो पॉज कर करके देखेंगे और समझ की करते चलेंगे हमारे साथ तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। इतना बहुत मुश्किल वाला काम भी नहीं है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करना उचित रहेगा। और वैरायटी कम से कम मुझे लगता है कि 12 से 15 बच्चों का जो डाउट्स जो है वो इन्हीं क्वेश्चंस के बीच से ही सॉल्व आउट हो ही गए होंगे। ठीक है, क्योंकि जिन दो बच्चों ने इन क्वेश्चंस को पुटअप किया था, इनके जैसे 2 क्वेश्चंस को पुटअप किया था, उनके सॉल्यूशंस उसमें है ही है। इसके अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा दिया गया है इस क्वेश्चन में जो बच्चों के लिए बेनिफिशियरी होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू।